नमस्कार सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस YouTube चैनल टीचर्स एजुकेशनल टीचिंग एकेडमी शिक्षक शैक्षिक शिक्षण संस्थान पर, जहां आज हम विश्लेषण और संश्लेषण के माध्यम से प्रश्नोत्तर विधि का अधिगम करेंगे। प्रश्नोत्तर जो विधि है वह विधि जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित अर्थात बाल केंद्रित विधि है। इसके अंतर्गत जो है बालक सक्रिय रहता है, वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है। इसमें जो है शिक्षक है वह एक मार्गदर्शक या प्रश्न पूछने वाला होता है, तो इस विधि के माध्यम से शिक्षण कराया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि है, अर्थात शिक्षण की जो सबसे प्राचीन विधि है उनमें व्याख्यान विधि है और यह भी एक सबसे प्राचीन विधि है। प्रश्नोत्तर विधि को हम शिक्षण युक्तियों के रूप में भी काम में लेते हैं। शिक्षण युक्ति अर्थात जो कि शिक्षण विधि में सहायता करती है, इसलिए इसको व्याख्यान विधि के अंतर्गत भी काम में लिया जाता है। उसकी सहायक विधि भी है, तो इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। और इसके जो जनक है वो कौन है? सुकरात। सुकरात के समय से भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि से? सुकराती विधि, क्योंकि इसके जनक कौन है? सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें बालक की रुचि के विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, अलग अलग स्तर के प्रश्न होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न निम्न, मध्यम या उच्च श्रेणी के हो सकते हैं, आप जानते ही हैं। पहले निम्न प्रश्नों का उपयोग किया जाएगा, फिर मध्यम, फिर उच्च श्रेणी के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। निम्न श्रेणी के प्रश्न स्मृति आधारित होते हैं, आप जानते हैं। स्मृति आधारित अर्थात ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित होते हैं, प्रत्यास्मन और प्रत्याभिज्ञान के। मध्यम श्रेणी के जो प्रश्न होते हैं वो अनुवादात्मक, अर्थापन वाले या अनुप्रयोगात्मक होते हैं। अनुवादात्मक अर्थात अवबोधात्मक जो होते हैं, जिसमें तुलना कर सकता है बालक, विभेदीकरण कर सकता है, उनमें संबंध खोज सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। अर्थ ग्रहण करने वाले प्रश्न या अनुप्रयोगात्मक, जिसका दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान कर सके। उच्च श्रेणी के जो प्रश्न होते हैं वो विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन पर आधारित होते हैं, अर्थात उसमें कौशलों का विकास होता है, समस्या का समाधान करने की प्रकृति उसमें आ जाती है। वे वैज्ञानिक अभिवृत्ति का निर्माण कर लेते हैं, वैज्ञानिक अभिरुचि का गुण आ जाता है, अर्थात और वैज्ञानिक अनुशंसा अर्थात वैज्ञानिकों के कार्यों की सराहना करने की प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है। अब ये जो विधि है इसके कितने आधार हैं? सुकरात ने इसके जो है वो 3 आधारभूत चरण बताए हैं। पहला है प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्माण करना, अर्थात सबसे पहला जो चरण है वह है प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्माण। प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से एक योजना के अंतर्गत निर्मित कर लेना चाहिए। बालकों की रुचि, उनकी आवश्यकताएं, उनकी योग्यता के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, प्रश्नों को विद्यार्थियों के समक्ष उचित समय स्थान पर प्रस्तुत करें तथा नए तथ्यों के प्रति उनकी जिज्ञासा को उत्पन्न करें, अर्थात उसके पश्चात उनका कार्य है कि उन विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो, उनमें आत्मविश्वास आए और उन प्रश्नों को उचित समय और उचित स्थान पर प्रस्तुत किया जाए, ताकि उससे संबंध स्थापित कर उस स्थान से उस समय से संबंध स्थापित करके उन्हें उन प्रश्नों को प्रस्तुत किया जा सके और बालक जो है उसके प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो सके। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हमें उनके प्रति प्रस्तुत करना है। उसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों एवं उन्हें दिए गए नए ज्ञान में संबंध को विकसित करना, अर्थात जब उस प्रश्न को बताया गया उसके पश्चात विद्यार्थी उसमें प्रतिक्रिया करते हैं, तो विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को, विद्यार्थियों के जो विचार है उनको उनकी जो सृजनशीलता है, उनके जो मौलिक विचार है उनमें और उनके पुराने ज्ञान में इस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाना है कि वो जो अधिगम है वह स्थायी हो सके, और उनकी व्याख्या इस प्रकार करनी है, उन्हें इस प्रकार से समझाना चाहिए ताकि वो अधिगम जो है स्थायी रूप से हो सके, वह अपने मौलिक विचारों को नवीन दिशा दे सके, नया ज्ञान प्राप्त कर सके, और उन्हें इस प्रकार के प्रश्नों, इस प्रकार के प्रत्युदाहरण, इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वो अपनी संज्ञानात्मक संरचना में समायोजन कर सके, वो नवीन विचार हो सके, उस पर विश्लेषण, उसका संश्लेषण कर सके, उस पर विचार कर सके, उस पर चिंतन कर सके। इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि उनके पुराने ज्ञान और नवीन ज्ञान में संबंध विकसित हो सके। इसके पश्चात इसके गुण क्या है? इसके गुण विद्यार्थी इसमें सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वो पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, तो विद्यार्थी इसमें सक्रिय रहते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि है। नवीन ज्ञान के प्रति वो जिज्ञासु रहते हैं, अर्थात नवीन ज्ञान की प्राप्ति के प्रति वो जो है जिज्ञासु इसमें रहते हैं, अर्थात वह नवीन ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात विद्यार्थी में अभिव्यक्ति क्षमता तथा वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, अर्थात विद्यार्थी प्रश्नों का जब उत्तर देते हैं तो वो अभिव्यक्ति क्षमता का उनमें
विकास होता है और वैज्ञानिक सोच अर्थात वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है। वो वैज्ञानिक रूप से सोचने लगते हैं, अर्थात वो चौकि चिंतन करके उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसलिए वो वैज्ञानिक सोच का विकास कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित है, क्योंकि इसमें जो है जो शिक्षक होता है वो उस स्थान पर स्थित वस्तुओं, उस स्थान और समय के अनुसार उससे संबंधित करके प्रश्नों को पूछता है। तो मूर्त से अमूर्त की और अमूर्त अवधारणाओं को वो स्पष्ट कर देता है मूर्त वस्तुओं के माध्यम से, और उसी प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म की और उसी प्रकार से विशिष्ट से सामान्य की और इस प्रकार से अनुसरण किया जाता है। अब जो इसके पश्चात है छात्रों के ज्ञान संबंधित विशिष्ट समस्याओं कठिनाई का समाधान हेतु ज्ञान की उपलब्धता, अर्थात छात्रों के ज्ञान से संबंधित जो विशिष्ट समस्याएं उत्पन्न होती है, जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनका भी समाधान इसमें हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक उनको पूछता है तो जो दूसरे विद्यार्थियों द्वारा उसका जो स्पष्टीकरण दिया जाता है उससे दूसरे विद्यार्थी भी लाभान्वित होते हैं। अन्य विद्यार्थी उसके स्पष्टीकरण से, उसके ज्ञान से, उसके विचारों से प्रभावित होते हैं और वह भी ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। तो इससे जो है ज्ञान की उपलब्धता अधिक होती है। विद्यार्थी ज्ञान के मूल्यांकन में उपयोगी, विद्यार्थियों के ज्ञान के मूल्यांकन में ये उपयोगी शिक्षक भी विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन कर सकता है, उनके संज्ञानात्मक स्तर का मूल्यांकन कर पाता है, और दूसरे विद्यार्थी भी दूसरे विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन कर पाते हैं और वे अपने ज्ञान का भी मूल्यांकन कर पाते हैं। क्योंकि जब वे गलत उत्तर देते हैं तो दूसरा जो बालक है नया उत्तर सही उत्तर देता है तो वे अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर पाते हैं। इसके पश्चात जो इसके दोष क्या है, दोष है कभी कभी ये विधि अरुचिपूर्ण या यांत्रिक हो जाती है, अर्थात इस विधि के अरुचिपूर्ण या यांत्रिक होने की संभावनाएं अधिक होती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की रुचि योग्यता के अनुसार होती है, परंतु प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि और योग्यता के अनुसार यह नहीं हो सकती है। जिन विद्यार्थियों की इनमें रुचि नहीं होगी, जिन विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार ये नहीं होगी, तो फिर वो जो शिक्षण कार्य, जो शिक्षण अधिगम प्रणाली वह अरुचिपूर्ण हो जाएगी या यांत्रिक हो जाएगी। यांत्रिक अर्थात एक मशीनरी की तरह हो जाएगी। शिक्षक जो है प्रश्न पूछेगा और बालक केवल औपचारिकता के माध्यम से उत्तर देंगे, या फिर हो सकता है कि बालक उत्तर देने में रुचि ही नहीं रखे और उत्तर ही ना दे, फिर शिक्षक को ही सभी प्रश्नों के उत्तर बताने पड़े, तो ये इस प्रकार की यांत्रिकता उसमें उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है यह स्वयं में पूर्ण विधि नहीं है, अर्थात यह स्वयं में पूर्ण विधि नहीं है, यह सहायक विधि के रूप में उपयुक्त होती है या इसके साथ किसी सहायक विधि का उपयोग करना पड़ता है, जैसे व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, इस प्रकार की विधियों का इसमें उपयोग करना पड़ता है। अभी तो अन्य विधियों जैसे ये देखिए व्याख्यान विधि आदि में यह सहायक हो सकती है। इस विधि के क्रियान्वयन में विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यक होता है, अर्थात जो शिक्षक होता है उसको इसका क्रियान्वयन करना है तो उसको विशिष्ट प्रशिक्षण युक्त होना चाहिए, उसमें कौशल होना चाहिए प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करने के लिए। इस प्रकार इसे प्रश्नोत्तर विधि हम कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि जो है वो सुकराती विधि के नाम से जानी जाती है और प्रश्न और उत्तर इसमें किए जाते हैं। अब प्रश्न उत्तर विधि जो है उस विधि का उपयोग हम जानते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग अमूर्त जो है, मूर्त ज्ञान से अमूर्त ज्ञान इसमें किया जाता है। तो प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोनों के लिए कर सकते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले बालकों के लिए प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग मूर्त वस्तुओं के माध्यम से करें, और प्रश्नावली ये जो प्रश्नोत्तर विधि है इसका उपयोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले बालकों के लिए अमूर्त समस्याओं या अमूर्त प्रश्नों के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसलिए ये जो है ये किसी भी विषय वस्तु, किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रकरण के जो उद्देश्य है, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक एवं अवबोधात्मक उद्देश्य पूर्ण करती है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का ये विकास करती है। इसलिए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है और बालक पर केंद्रित होती है, इसलिए बाल केंद्रित विधि भी इसे कहते हैं।